परवेज मुशर्रफ वो शख्स हैं जिसने करीब 9 साल पाकिस्तान पर अपनी हुकूमत चलाई। वो पहले सेना प्रमुख बने, फिर राष्ट्रपति बने। मुशर्रफ को लोग सैनिक तानाशाह के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अब जो सच सामने आया है उसके मुताबिक परवेज मुशर्रफ न सिर्फ कारगिल के मास्टरमाइंड थे, बल्कि कारगिल हमले से पहले मुशर्रफ ने खुद नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय इलाके में रात गुजारी थी। मार्च 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने हेलीकॉप्टर पर बैठकर लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर की 11 किलोमीटर अंदर गए और वहां पर ज़करिया मुस्तकर एक मुकाम था जहां पे कर्नल अमजद शबीर साहब इंचार्ज थे और उनके साथ एक रात गुजार के वापस आए। कारगिल में घुसपैठ को पाकिस्तान ने हमेशा खारिज किया है, लेकिन उसी पाकिस्तान के पूर्व फौजी कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में इस झूठ को परत दर परत खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है। अगर ये हुआ था तो ये जरूर एक काफी सनसनीखेज खुलासा है, लेकिन अगर इसको दूसरे पैराए में देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। एक खाली एरिया था, वहां पर भारतीय फोर्सेस की कोई प्रेजेंस नहीं थी। उस तरह के एरिया में अगर मुशर्रफ रात के अंधेरे में क्रॉस ओवर करके एक रात स्पेंड करके वापस आ गए तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई किला फतेह किया ये काम करके। एक एडवर्सरी या दुश्मन देश का आर्मी चीफ भारत की सरहद के अंदर 11 किलोमीटर आया और हमें बिल्कुल पता नहीं था, ना हमारी मिलिट्री को पता था, ना रॉ को पता था, ना आईबी को पता था। तो इसका मतलब है कि हमारा खुफिया तंत्र सो रहा है। कारगिल युद्ध के समय अशफाक हुसैन पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टोरेट में नियुक्त थे, इसलिए उनकी बात को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि करगिल के पहले सेना के अधिकारियों को बहुत ही गोपनीय तरीके से रेकी के लिए भेजा गया था। इनको जब कहा गया कि जी आप लाइन ऑफ कंट्रोल के पार चले जाएं, तो वो यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा सर कि विद व्हाट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो कहा भाई जस्ट गो अक्रॉस और रेकी करो। पाकिस्तानी फौजी अशफाक हुसैन वही कह रहे हैं जो भारत अब तक कहता आया है, लेकिन मुशर्रफ अब भी इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये मानते हैं कि सेना प्रमुख के तौर पर कारगिल उनकी बड़ी कामयाबी थी। एक अनऑक्युपाइड एरिया में इंडिया सियाचिन में आ गया, यहां हम चले गए, ये हमें और हमने मैं आई से विद कॉन्फिडेंस हमने हिंदुस्तानी फोर्स को गले से पकड़ लिया, और मैं रिपीट कर रहा हूं, उनको गले से पकड़ लिया, क्योंकि हम उन जगहों में चले गए जहां उनकी जो मेन आर्टरी है जो श्रीनगर से द्रास, कारगिल और लद्दाख ले जाती है, उसको हम डोमिनेट कर गए। उस पे गाड़ी नहीं चल सकती थी अगर हम ना चाहते। इन्होंने उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की जब दुश्मन वहां पर मौजूद ही नहीं था, और इनका ख्याल यह था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहां पर आकर बैठ गए। तो जब जनरल साहब ये कहते हैं कि जी इट वाज एन एक्सीलेंट ऑपरेशन, ये एक्सीलेंट ऑपरेशन तो उस वक्त तक था जब तक भारतीय वहां पे मौजूद नहीं थे। मेरे ख्याल मात्र एक आदमी है सारी दुनिया में जो ये मानते हैं कि कारगिल एक बहुत बड़ी फतेह थी पाकिस्तान के लिए, जबकि मेरे ख्याल दुनिया के सारे और लोग जिनको इस युद्ध के बारे में पता है वो इसको एक मॉन्यूमेंटल एक हिमालयन ब्लंडर मानते हैं पाकिस्तान का। मुशर्रफ जो भी कहें, लेकिन कारगिल से जुड़े इस नए खुलासे के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। देश को जबरदस्ती युद्ध में झोंकने को लेकर पाकिस्तान में यह मांग उठने लगी है कि इस पूरे ऑपरेशन की जांच होनी चाहिए। अगर यह मांग मान ली जाती है और मुशर्रफ इसमें दोषी पाए जाते हैं तो मुशर्रफ को फांसी तक की सजा हो सकती है। इसी डर से मुशर्रफ अब वो सच भी उगलने लगे हैं जिसे पाकिस्तान हमेशा छुटलाता रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारी मुजाहिदीन जो हैं, हमारे ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके साथ क्या हमारी पॉलिसी थी ये कोई बताने की, आम करने की बातें नहीं है।
पाकिस्तान और जिस प्रकार से उन्होंने ये इर्रेगुलर फोर्सेस का इस्तेमाल जो किया है और उसके बारे में जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि झूठ भी जो बोला है, ये काफ़ी पुराना है। क्योंकि कश्मीर का जो पहला युद्ध है, अगर आप अक्टूबर 1947 की याद करें, बारामुल्ला के ऊपर जो हमला हुआ था, उस वक्त भी यही कहा जाता था कि इर्रेगुलर फोर्सेस ने उस पूरे प्रांत का कब्ज़ा किया था या उन्होंने आक्रमण किया था। बाद में यही साबित हुआ कि वो पाकिस्तान के फौजी थे। कारगिल में भले ही पाकिस्तान की करारी हार हुई, लेकिन मुशर्रफ ने इसे अपनी जीत में बदल लिया। जिस नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाया था, उसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर मुशर्रफ ने 1999 में तख्ता पलट दिया और खुद पाकिस्तान की कमान संभाल ली। आप तमाम पाकिस्तान का इतिहास देखें तो ये सिलसिला चलते रहा है। भुट्टो साहब ने जियाउल हक को नियुक्त किया आर्मी चीफ, जियाउल हक ने भुट्टो साहब का तख्ता पलटा। अयूब खान ने याया खान को नियुक्त किया आर्मी चीफ, याया खान ने अयूब खान को का तख्ता पलटा। अयूब खान को जो उन्होंने नियुक्त किया था इस्कंदर मिर्जा और गुलाम मोहम्मद ने, उनका तख्ता अयूब खान ने पलटा, उनको अलग से किया। और नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को नियुक्त किया और मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को ही हटाया। तो ये जो नियुक्ति वाला चक्कर होता है पाकिस्तान में, ये बहुत खतरे की बात है। आप जिसको नियुक्त करते हैं, सबसे ज्यादा आपको उसी से बेवेयर रहना पड़ता है। यहां ये याद दिलाना जरूरी है कि जिस समय परवेज मुशर्रफ कारगिल की साजिश रच रहे थे, उसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समझौते की बस लेकर लाहौर गए थे। भारत पाकिस्तान के साथ रिश्तों की गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा था, लेकिन तब के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ इस भरोसे का गला घोंटने की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान की कमान संभालते ही मुशर्रफ ने यह ऐलान कर दिया कि वो भारत के साथ संबंधों को कश्मीर की कसौटी पर ही कसेंगे। इसीलिए उसके बाद से बातचीत की हर कोशिश कश्मीर पर आकर टूट जाती थी। जुलाई 2001 में आगरा में भी यही हुआ। आगरा का सवाल था, उन्होंने ये माना था कि वो यहाँ पर आएंगे, भारत को जो मर्जी कहेंगे और वापस जाएंगे। तो उनके लिए एक विन विन सिचुएशन था, या तो हिंदुस्तान उनकी बात मान ले या हिंदुस्तान के साथ वो उल्टी सीधी बात करेंगे और पाकिस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करेंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे, लाहौर एकॉर्ड या हस्ताक्षर हो रहा था, उसी वक्त जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के स्थल सेना के अध्यक्ष होते हुए उन्होंने कारगिल का पूरा एक प्रकार का नक्शा बनाया था। तो इससे शायद निष्कर्ष यही है कि उनके ऊपर विश्वास रखना मुश्किल है और वो भारत के साथ जो संबंध थे उनको काफ़ी दुगलापन या धोखे के साथ वो बढ़ा रहे थे। आगरा आने से पहले मुशर्रफ खुद को औपचारिक तौर पर पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर चुके थे। अभी मुशर्रफ ने खुलकर खेलना शुरू किया ही था कि सितंबर 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर्स पर आतंकवादी हमला हो गया। जो मुशर्रफ अब तक ये प्रचार कर रहे थे कि कारगिल में पाकिस्तान की हार की वजह नवाज शरीफ का अमेरिका के सामने झुकना था, वही अब खुद अमेरिका के दबाव में नजर आने लगे। अपनी पुस्तक इन द लाइन ऑफ फायर में खुद परवेज मुशर्रफ ने यह माना है कि उस समय उनके पास अमेरिका की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। इसकी बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से दी गई धमकी थी। मुशर्रफ का कहना है कि उन्हें अमेरिका के विदेश मंत्री कॉलिन पावेल ने फ़ोन किया और फ़ोन पर धमकाया कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर हमारे खिलाफ। हालांकि यहां भी मुशर्रफ सौदेबाजी करने से बाज नहीं आए। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की मदद करने के बदले उन्होंने अगले कई सालों तक पाकिस्तान को अमेरिका से करोड़ों डॉलर की मदद मिले, इसका जुगाड़ कर लिया था। हंट विद द हाउंड एंड रन विद द हेयर, अर्थात ये कि वो कभी दहशतगर्दी गुटों को समर्थन भी देते हैं और दिखाने के लिए वो अमेरिका के साथ दहशतगर्दी को रोकने के लिए वो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में एक एलाई भी बन गए हैं अमेरिका के। तो इस प्रकार का जो दुगलापन है, मैं कहूँगा कि ये जनरल मुशर्रफ का एक व्यक्तिगत लक्षण है। इसके बाद तो मुशर्रफ की अमेरिका से नजदीकियां बढ़ती ही गई, इस हद तक
कि इसकी वजह से वो पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए, यहां तक कि उन पर जानलेवा हमले भी हुए। लेकिन जनरल मुशर्रफ अब राजनीति के दांव पेच सीख चुके थे, इसीलिए नवंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद एक बार फिर उन्होंने अपने सुर बदले। जनवरी 2002 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने न सिर्फ इस हमले की निंदा की, बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी हाल में आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। हालांकि इसके पीछे भी मुशर्रफ की सियासी चाल थी। वो एक तरफ अमेरिका को खुश रख रहे थे, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे थे, एक ऐसे देश की तस्वीर जिसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। मुशर्रफ ने अपने इस झूठ को खुद ही कबूला सन 2010 में, जब उन्होंने एक जर्मन पत्रिका को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में मुशर्रफ का कहना था कि पाकिस्तान ने जानबूझकर ऐसे आतंकवादी संगठनों को अपनाया, उन्हें पनपाया, उन्हें आगे बढ़ाया, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को पूरा करने में कर सके। मुशर्रफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, अपने जाल में फंसते रहते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, अपनी एक मनगढ़ंत दुनिया में है। और ये एक्चुअली जब किसी भी डिक्टेटर का तख्ता पलटा जाता है और वो पावर के बाहर हो जाता है, तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनका संतुलन भी बिगड़ जाता है। भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद दोनों देशों के बीच दूरियां और बढ़ गईं। बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। इस दौरान मुशर्रफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश करते रहे कि वो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं दे रहा है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। मैग्नानिमिटी जो है बड़े से होती है, ज्यादा डिमांड ऑन मैग्नानिमिटी वो बड़े से ज्यादा होती है। छोटा जब मैग्नानिमिटी दिखाता है तो वो लिया जाता है कि ये अपीजमेंट है, ये दे हैव बैक ट्रैकिंग है, दे हैव बकल्ड डाउन अंडर प्रेशर। बड़ा जब दिखाता है तो कहते हैं ये तो लार्ज हार्टेडनेस है, बहुत ओपन माइंडेडनेस है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने धोखे की नींव पर अपनी राजनीतिक इमारत खड़ी की थी, इसीलिए उसमें दरारें भी जल्द ही पड़ने लगी। और इसकी शुरुआत और कहीं से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में जिस तरह से तख्ता पलटकर सत्ता हासिल की थी, उसके खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में कई याचिकाएं दायर हुई। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को अक्टूबर 2002 तक पाकिस्तान में चुनाव कराने का आदेश दिया, लेकिन मुशर्रफ ने उससे पहले ही 30 अप्रैल 2002 को जनमत संग्रह कराकर अगले 5 साल तक फिर से राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान के भीतर मुशर्रफ के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा। मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज थी पाकिस्तान में, उन सब ने मुशर्रफ का समर्थन नहीं किया था। मुशर्रफ को यह अंदाजा लग गया था कि उनके लिए सेना प्रमुख और राष्ट्रपति पद पर एक साथ बने रहना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्होंने फिर झूठ का सहारा लिया। मुशर्रफ ने 6 इस्लामिक पार्टियों के गठबंधन को यह भरोसा दिलाया कि 2004 के अंत में वो अपनी सैनिक वर्दी को उतार देंगे। इसके बदले में उन्होंने संविधान के 17वें संशोधन को अपने पक्ष में मंजूर करवा लिया। इस संशोधन से राष्ट्रपति पद को और ज्यादा मजबूती मिलती थी। अब मुशर्रफ इतने ताकतवर बन गए कि पाकिस्तान की संसद भी उनके सामने बौनी नजर आने लगी। कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे अलाउ किया गया है कि मैं ड्यूल ऑफिस होल्ड करूं 2007 तक, प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ, और मैं कहता रहा हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं करता हूं। मुशर्रफ ने हर वो कदम उठाया जो उन्हें पाकिस्तान की सर्वोच्च सत्ता में बनाए रखे, लेकिन इस दौरान देश की हालत बद से बदतर होते गए। साल 2007 मुशर्रफ के लिए सबसे मुश्किल भरा साबित हुआ। मुशर्रफ ने अब तक सेना की वर्दी उतारने के अपने वादे को पूरा नहीं किया था। यही नहीं, वो एक बार फिर से अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति भी चुन लिए गए थे। लेकिन इस बार ये लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। इससे बचने के लिए मुशर्रफ ने एक और गलत कदम उठाया। 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने देश में इमरजेंसी लगा दी।
ये मुशर्रफ के लिए सबसे कठिन दौर था। उनके दो राजनीतिक विरोधी बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ पाकिस्तान लौट चुके थे। उनके खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया और आखिरकार मुशर्रफ को सेना प्रमुख का पद छोड़ना पड़ा। जिस दिन उनकी वो वर्दी उतरी तो उनकी जितनी जो भी उन्होंने अपने अराउंड एक ऑरा बनाया हुआ था वो सारा का सारा तितर बितर हो गया और उसके बाद उनका चलना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। उनके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, उनको कोई सपोर्ट करता नहीं था। लोगों में उनकी मकबूलियत तो जो थी वो ना के बराबर हो गई थी। एक लिहाज से ही वाज द सिंगल मोस्ट हेटेड मैन इन पाकिस्तान। दिसंबर में बेनजीर भुट्टो की हत्या और उसके बाद फरवरी 2008 के चुनाव में बेनजीर की पार्टी की जीत से मुशर्रफ और कमजोर हो गए। यूसुफ रजा गिलानी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुशर्रफ के खिलाफ संसद में महाभियोग की तैयारियां की जाने लगी। ऐसे में उनके पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा था और तब पहली बार ये सैनिक तानाशाह खुद को आवाम के भरोसे छोड़ने की बात करते नजर आए। मैं अपने मुस्तकबिल को कौम और अवाम के हाथों में छोड़ता हूँ। दिल्ली की नहर वाली हवेली में जन्म लेने वाले इस शख्स ने जब 1964 में पाकिस्तानी सेना की नौकरी शुरू की तब ये सोचा भी नहीं था कि वो कभी पाकिस्तान पर राज करेगा। मुशर्रफ को उनके शुरुआती दिनों के साथ ही एक अच्छे कमांडो के तौर पर याद करते हैं, लेकिन वही कमांडो अब पाकिस्तान की एक अदालत में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। वक्त ऐसा बदला कि कभी बंदूकों और तोपों के बीच रहने वाले ये शख्स अब मौसीकी की महफिलों में नजर आने लगा। अपने निर्वासन के दौरान लंदन में रहे मुशर्रफ ऐसी ही एक महफिल में बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आए। सख्त चेहरे और सियासी दांव पेचों में माहिर मुशर्रफ का ये रूप दुनिया के लिए नया था, लेकिन मुशर्रफ का ये शौक पुराना था। वो हमेशा से ही शास्त्रीय संगीत के शौकीन रहे हैं। वो सैया तो से लागी, वो सैया तो से लागी, लागी लागी रे लागी दे, लागी रे तो से लागी, सैया लागी, लागी रे तो से लागी, सैया लागी। मुशर्रफ का एक और शौक है और वो है कुत्तों से प्यार। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मुशर्रफ ने पाकिस्तान की कमान संभाली थी। अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में मुशर्रफ ने लिखा कि उन्हें छोटे कुत्ते पसंद हैं। परवेज मुशर्रफ इन दिनों अपनी पत्नी साहबा मुशर्रफ के साथ लंदन के इसी अपार्टमेंट में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। हालांकि वो अब भी बेसब्री से पाकिस्तान लौटने का इंतजार कर रहे हैं। लंदन में रहने के दौरान ही उन्होंने अपनी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी बना ली है। उन्हें उम्मीद है कि इसके दम पर वो एक बार फिर पाकिस्तान की राजनीति में अपना सिक्का चलाएंगे।